स्वागत है आपका डॉक्टर स्टॉक दिख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं शिल्पा रावत। खराब लाइफस्टाइल की वजह से कई रोग ह्यूमन बॉडी में घर कर जाते हैं। हड्डियों के रोग भी अमूमन लाइफस्टाइल से जुड़े होते हैं। यदि व्यक्ति की लाइफस्टाइल ठीक है तो हड्डी के रोग पनपने की संभावना बहुत कम होती है। अपने बिजी स्केड्यूल में हम अक्सर अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं, लगातार कई घंटे तक ऑफिस में बैठकर काम करते रहते हैं। तो वहीं कई दूसरी वजह भी है जिसके चलते लोगों में हड्डी रोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यही ऐसा रोग है जिसमें जीवन जीना ही अपने आप में एक बड़ा स्ट्रगल लगने लगता है। थोड़ी सी सावधानी बरतकर इस रोग को दूर भगाया जा सकता है, लेकिन जरूरी है कि हम ये हड्डी रोग के लक्षण तुरंत समझ जाएं और उससे बचाव के लिए डॉक्टर से संपर्क करें। हड्डी की ही एक बीमारी है रूमेटाइड आर्थराइटिस, यानी कि गठिया। रूमेटाइड आर्थराइटिस के मरीजों को घुटनों, एड़ियों, पीठ, कलाई या फिर गर्दन के जोड़ों में दर्द की शिकायत अक्सर रहती है, जिसे लेकर आज डॉक्टर संदीप ग्रोवर से खास हम बातचीत करेंगे। और डॉक्टर संदीप ग्रोवर की अगर हम बात करें तो डॉक्टर संदीप ग्रोवर मेरठ ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के आर्थराइटिस एंड इम्यूनोलॉजी क्लिनिक एंड न्यूट्रेमा हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट, उनसे हम बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और हमारे साथ आपको बता दें इस बीच एक और खास मेहमान है, सबसे पहले हम उनका भी तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पीडी राज साहब हैं और डायरेक्टर हेड ऑफ डिपार्टमेंट रूमेटोलॉजिस्ट के, हम उनका तारुफ आपसे कराते हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए हम आर्थराइटिस को लेकर बात कर रहे हैं, 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आर्थराइटिस जैसी जो बीमारी है वो किस तरीके से हमें समझ जानी चाहिए पहले से, क्योंकि बाद में काफी घातक हो सकती है। डॉक्टर पीडी साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, आर्थराइटिस हम आप जानते हैं क्या है, लेकिन बहुत से लोग जो अभी आपको देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, वो नहीं जानते। सबसे पहले सर आर्थराइटिस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए। आर्थराइटिस का सिंपल मतलब ये होता है कि जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन, और इसके कारण मुख्यतः 2 तरह के होते हैं। एक होता है जिसको हम आम गठिया कहते हैं, जो कि बुजुर्गों में होता है और ये मेनली घुटनों को पकड़ता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत एक दूसरा तरह का गठिया या आर्थराइटिस होता है जो ज्यादा खतरनाक होता है और जो कि बच्चों से लेके, महिलाओं से लेके कम उम्र के पुरुषों को इफेक्ट करता है। और ये सिर्फ घुटनों में नहीं होता, ये कई जोड़ों में, हाथ के, पैर के, गर्दन के जोड़ों में पकड़ता है। और ये सिर्फ जोड़ों को नहीं पकड़ता है, जोड़ों के अलावा ये बॉडी के अन्य विभाग को भी पकड़ सकता है, आंखों को, किडनीज को, लंग्स को। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लोग कई बार इन दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं और वो सोचते हैं कि गठिया या आर्थराइटिस बहुत ही मामूली चीज है और इसको इग्नोर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है। ठीक, तो इग्नोर आर्थराइटिस को आपने नहीं करना है, जैसा कि डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं यहाँ पर। सर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आर्थराइटिस को लेकर संदीप जी हम बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब आर्थराइटिस के कितने प्रकार हैं? क्योंकि हम ये जानते हैं कई प्रकार हैं, लेकिन अभी जो टर्म हम यूज कर रहे हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस, ये कैसे डिफर है नॉर्मल आर्थराइटिस से? देखिए ऐसा, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं वो आर्थराइटिस के कई किस्म है, उनमें से एक है। जनरल पब्लिक को मैं समझाना चाहूँगा कि जब हम कहते हैं कि जोड़ों की बीमारी आर्थराइटिस, वो एक बीमारी नहीं है। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनको आप आर्थराइटिस कह सकते हैं। जो सबसे आम बीमारी है वो यही है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे आम पब्लिक गठिया बाई के नाम से जानती है, जिसमें शरीर के सारे छोटे, मंझले और बड़े जोड़ों पे शरीर के दोनों तरफ दर्द और सूजन पैदा होता है। और जैसा कि डॉक्टर पीडी रथ ने कहा, ये सिर्फ जोड़ों तक सीमित बीमारी नहीं है, ये शरीर के अन्य अंगों पर भी असर करती है, जैसे फेफड़ों पर, आँखों पर, हार्ट पे। और इसका इलाज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये धीरे धीरे आपके जोड़ों को भी ख़राब करती है, शरीर को भी ख़राब करती है और आपका जीवन जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है और आपकी जल्द मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन इसके विपरीत और भी आर्थराइटिस हैं, जिसको आम भाषा में ऑस्टियो आर्थराइटिस या आयुर्वेद में जिसको अस्थिवात नाम दिया गया है, वो जैसे आप कह सकते हो जोड़ घिसने की बीमारी है, जो अमूमन थोड़ी बड़ी उम्र के लोगों में होती है। इसका पहली वाली बीमारी से काफ़ी डिफरेंस है। तीसरे कॉमन जो बीमारी होती है वो रीढ़ की हड्डी की गठिया होती है, जो आमतौर पे यंग लड़कों में होती है, लेकिन चलती रहती है पूरे जीवन, और जब तक उनकी उम्र 50-60 तक होती है तो उनके अंदर एक विकार आ जाता है जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, जिसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी कहा जाता है। तो ये 3 मुख्य किस्म की आर्थराइटिस है। चौथी आर्थराइटिस का जिक्र मैं इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि यूरिक एसिड के कारण सब कुछ हो रहा है, यूरिक एसिड का इलाज करते रहते हैं। यूरिक एसिड से आर्थराइटिस होती है, मगर वो एक भिन्न किस्म की आर्थराइटिस है जिसका टेक्निकल इंग्लिश में नाम गाउट है। तो यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में ज़्यादा होने से अमूमन 1 या 2 जोड़ों में कभी कभी सूजन के साथ जो दर्द आता है, और ये जोड़ अक्सर पैरों के जोड़ होते हैं, उसको गाउट कहते हैं। काफ़ी दर्दनाक और पेनफुल प्रॉब्लम होती है, मगर सिर्फ तब तक होती है जितनी देर उसमें दर्द और सूजन रहती है, उसके बाद फिर वो गायब हो जाती है।
तो ये कहना कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए हम जो पहली वाली बीमारी है उसके लिए यूरिक एसिड की दवाई खा रहे हैं, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। ये 4 मुख्य किस्म की आर्थराइटिस देश में मिलती हैं। कहने को कम से कम 100 ऐसी बीमारियां हैं जिसमें जोड़ों का दर्द हो सकता है और हम उसे आर्थराइटिस बोलते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक को समझाने के लिए यही 4 हैं और ये चारों अलग अलग हैं। इन चारों का ट्रीटमेंट, इनकी पहचान, इनके लक्षण, इनकी जांच सब कुछ अलग अलग है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आरए की जब हम बात कर रहे हैं तो कई बार आरए की शुरुआती लक्षण जो है वो हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन एक और चीज है जो कि सुनने को मिलती है, बच्चे जो है, क्या बच्चे भी आरए से प्रभावित होते हैं? बच्चों में भी गठिया होता है। पुराने ज़माने में इसको जुवेनाइल आरए कहा करते थे, पर अब वो चेंज हो गया। अब ये समझा गया कि बच्चों की जो आर्थराइटिस है वो बहुत भिन्न होती है एडल्ट आर्थराइटिस से। इसको कहते हैं JIA, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, और ये कई किस्म के, कई प्रकार के होते हैं। और ख़ास करके इसमें देखना ये ज़रूरी है कि बच्चों में ये आंखों को बहुत अक्सर इफेक्ट करती है, और क्योंकि बच्चे अक्सर ये बता नहीं सकते हैं कि उनको धुंधलापन दिखाई दे रहा है या उनको कम दिखाई दे रहा है, तो बच्चों में अगर गठिया हो रहा है, और ख़ास किस्म के अगर हम इसको ओलिगो GIA कहते हैं, जिसमें सिर्फ घुटने इफेक्ट होते हैं, 1 या 2 जोड़ इफेक्ट होते हैं, इसमें हमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को अर्ली स्टेज में दिखाया जाए रूमेटोलॉजिस्ट को, और रूमेटोलॉजिस्ट के साथ इसको हमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी जो आई स्पेशलिस्ट हैं उनको दिखाना पड़ता है, क्योंकि इनमें आई स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर ये यूवियाइटिस या सूजन जो आंख में अगर हम नहीं पकड़ते तो इससे ब्लाइंडनेस हो सकती है बच्चों में। और भी कई किस्म के गठिया होते हैं, जैसे डॉक्टर ग्रोवर ने कहा, जुवेनाइल SLE होता है, जुवेनाइल सोराइटिक आर्थराइटिस। तो बच्चों में गठिया एक अपने में एक अलग कंप्लीट एक अलग डिसिप्लिन है, और इसको भी कई बार हमने देखा है कि हमारी कंट्री में जब एक जोड़ में होता है तो अक्सर टीबी का इलाज शुरू कर दिया जाता है गलत तरीके से, और ये सही नहीं है, और इसका सही इलाज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट है। ठीक, यानी कि बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सर, जैसा कि आरए की हमने बात की यहाँ पर, तो मैं ग्रोवर साहब आपसे भी जानना चाहूंगी, ये कहा जाता है कि लड़कियों को आरए होने का जोखिम ज्यादा होता है, और क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि जो महिलाएं हैं उनकी प्रजनन प्रणाली जो है वो इससे प्रभावित होती है? आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस आरए की बात करें तो जितनी आज तक रिसर्च हुई है उसने ये पाया है कि पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों में कम से कम 3 गुना ज़्यादा ये बीमारी पाई जाती है, और ये अक्सर होती भी उस उम्र में है जिसे हम प्रजनन काल कहते हैं। 25 से 45 साल की उम्र के बीच की लेडीज़ में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वैसे तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि देखिए, ऐसा है कि ऊपर वाला इंसाफ करता है। मैंने आपको 4 किस्म के आर्थराइटिस बताए थे, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिस तरह से स्त्रियों में ज़्यादा कॉमन है, तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पुरुषों में ज़्यादा कॉमन है, गाउट पुरुषों में ज़्यादा कॉमन है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्रियों को आर्थराइटिस होती है। हाँ, आरए स्त्रियों में ज़्यादा होता है, और आरए के साथ जो सबसे बड़ी समस्या जुड़ी है कि जो स्टडीज़ हुई हैं, जो रिसर्च हुई है, उसने ये पाया है कि जिन लेडीज़ को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उन लोगों में, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होता है, बॉडी में सूजन होती है, उसके कारण उनकी प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। आप सिंपली एक बात समझ लीजिए कि जो इंसान दर्द और सूजन और बीमारी से लड़ रहा है उसकी प्रजनन क्षमता वैसे ही कम हो जाएगी। दूसरा, जो इसके ट्रीटमेंट में दवाएं यूज़ होती हैं उनको क्योंकि बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ता है, तो उसमें कम से कम आधी दवाएं ऐसी होती हैं जिसमें डॉक्टर की तरफ से ही उनको इंस्ट्रक्शन होता है कि आप डॉक्टर से पूछे बिना आप बच्चा प्लान नहीं करेंगे। क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ट्रीटमेंट के साथ प्रेगनेंसी प्लान करके की जाती है कि हम पहले जब डिजीज़ को कंट्रोल कर लें और उनको इस तरह की दवाइयों पे शिफ्ट कर लें जिस पे प्रजनन अलाउड है, तब वो प्रेगनेंसी कर सकती हैं। लेकिन मैं साथ में ये आप इसे उम्मीद के तौर पे लीजिए, इसे आशा के तौर पे लीजिए कि आज के समय में जिस तरह के ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स अपना जीवन सही तरीके से जी सकते हैं, विवाह भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, सब कुछ संभव है। हर किस्म की दवा जो दुनिया के हर कोने में उपलब्ध है, हमारे मरीजों को भी हमारे देश में आज वो उपलब्ध है। तो अगर ये जो बात हम कर रहे हैं ये अनट्रीटेड पेशेंट्स की बात कर रहे हैं कि जो पेशेंट्स ट्रीटमेंट पे नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट सही इलाज पे नहीं है, उनके लिए मुश्किलें हैं। जो पेशेंट सही इलाज पे हैं और उनकी बीमारी उस दवाई को रिस्पांस दे रही है, ठीक हो रही है, वो उम्मीद ये रहती है कि वो अपने जीवन में जो चाहें वो पा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी सर आरए को लेकर बात कर रहे थे, क्योंकि डाइट कॉन्शियस देखिए आजकल सब है, लेकिन जब कोई बीमारी हो जाती है तो अक्सर आपको बताया जाता है कि आप ये डाइट फॉलो करें, वो डाइट फॉलो करें। ये आर्थराइटिस की अगर हम बात कर ले या आरए की हम बात कर ले, तो ऐसे में क्या कोई पर्टिकुलर डाइट आपको फॉलो करना है?
देखिए, ये जो गठिया हैं ये ज़्यादातर ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं। ये इम्यून सिस्टम की खराबी की वजह से पैदा होते हैं और इसके कई कारण होते हैं। जो सबसे मुख्यतः कारण आज की डेट पे वो स्ट्रेस है। और डेफिनेटली ये बात सच है कि डाइट एक छोटा सा रोल ज़रूर प्ले करता है, इन द सेंस कि हमें एक हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कहते हैं वी आर व्हाट वी ईट, सो आजकल ये भी बहुत चल रहा है कि गट माइक्रोबायोम पे काफ़ी काम चल रहा है। तो ये कहना बहुत ज़रूरी है कि एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा डाइट जो कि हरे पत्ते की सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, गाजर बहुत इस पे ज़्यादा हो। शुगरी डाइट्स या कार्बोहाइड्रेट डाइट्स हमें कम रखना चाहिए, बिकॉज ये अब बहुत अच्छी तरह इस्टेब्लिश हो रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रो इन्फ्लेमेटरी। सो ये ऐसा है, बट एक पर्टिकुलर फूड या पर्टिकुलर चीज़ से हमें बचना है तो वो इंडिविजुअली हमें देखना है। बहुत से पेशेंट्स को किसी पर्टिकुलर फूड से प्रॉब्लम होती है, तो अगर उनको किसी फूड से रेगुलर प्रॉब्लम हो रही है तो इट्स बेटर टू अवॉइड दैट। बट एज सच एक जनरल जिसको मेडिटेरेनियन डाइट कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा मीठी चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा सफ़ेद मैदा जैसे होता है ये कम खाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम रिफाइंड ऑयल वगैरह, तो वी हैव टू हैव अ वेरी बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक, यानी कि बैलेंस और हेल्दी डाइट से थोड़ा सा आप जो है इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसको ध्यान देने की जरूरत भी है। गुरुवर साहब, चूंकि जैसा कि हम लाइफस्टाइल की भी बात कर रहे हैं, तो सर ऐसे में कोई एक्सरसाइजेस भी है या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो अपने दिनचर्या में अगर हम बदलाव करें उससे भी क्या इफेक्ट हो सकता है, उससे भी क्योर हो सकता है थोड़ा? देखिए, पहले तो क्योर शब्द की बात करिए। क्योर नहीं है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, ट्रीटमेंट है। क्योर का अर्थ होता है कि बीमारी खत्म, दवा खत्म, कुछ नहीं करना। क्योर नहीं होता है, ट्रीटमेंट होता है। लेकिन ट्रीटमेंट में सिर्फ दवा नहीं है, ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल का बहुत रोल है। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का वजन ज़्यादा है उन लोगों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज़्यादा गंभीर है, उन लोगों में दवाएं कम असर करती हैं और उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो लाइफस्टाइल में सबसे पहले आपको एक फिट शरीर चाहिए। वो फिट शरीर में आपका जो वजन है वो आपकी कद के अनुपात में जितना सही वजन जो है उसके आप जितने नज़दीक रहेंगे उतना आपको ज़्यादा आपकी आर्थराइटिस कम तंग करेगी। दूसरी बात, लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज का बहुत रोल है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स में जब आर्थराइटिस पनपती है या आर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं जोर मारती है, तो जोड़ों में दर्द और सूजन के कारण इंसान को चलने फिरने में तकलीफ होती है। तो इस तरह के इंसान धीरे धीरे अपना चलना फिरना कम कर देते हैं और ज़्यादातर समय या तो बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं। उससे उनकी मांसपेशियां सूख जाती है, उसमें ताकत की कमी हो जाती है। डॉक्टर साहब ने भी डाइट का जिक्र किया था। अमूमन देखा गया है कि हमारे देश में जो डाइट आम व्यक्ति खाता है उसमें प्रोटीन की मात्रा भी कम होती है। तो प्रोटीन की मात्रा कम है और चल फिर नहीं रहे हैं और एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मांसपेशियां सूख जाती हैं। इस तरह के जोड़ों को खराब होने में ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो यही समझाते हैं पेशेंट को, जैसे जैसे आपको दवाई चल रही है और दवा चलने से आपकी बीमारी काबू में हो रही है, आप उसी अनुपात में अपना डेली एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। हेल्दी डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज करिए। अपने को रोज़ 1 घंटा जरूर दीजिए जिसमें आपको 2 किस्म की एक्सरसाइज, कम से कम आधा टाइम एक्सरसाइज ऐसी जिससे आपकी एंड्योरेंस, जिससे आपका स्टेमिना बढ़े, जो जिससे जैसे आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं। और इसके अलावा थोड़ी सी एक्सरसाइज जिससे कि आपकी मांसपेशियाँ खुलें और उनमें ताकत आए। अगर आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो भी आप योगा जैसी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सुपरविजन में करेंगे, किसी गाइडेंस में करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो खुद भी करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये करने से आपकी मांसपेशियाँ मजबूत रहेंगी, हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, वो जल्दी से ख़राब नहीं होंगी और आपके अंदर ताकत बनी रहेगी। ठीक, यानी कि ये ध्यान देने की जरूरत है। तो आर्थराइटिस को लेकर किस तरीके की सेफ्टी आपको बरतनी चाहिए, कैसे आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, कैसे आपकी डाइट होनी चाहिए, दोनों जो गेस्ट हमारे साथ हैं, दोनों खास मेहमान जो हमारे साथ हैं, वो डॉक्टर टॉक में लगातार बता रहे हैं किस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो सवाल मेरा पीजी राज साहब आपसे है, अभी अगर आर्थराइटिस को लेकर हम बात कर रहे हैं तो एक नई टर्म भी सुनने को मिल रही है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये बोलने में बहुत डिफिकल्ट है, बीमारी आई डोंट नो कितनी डिफिकल्ट है वो आप बताएंगे। ये आर्थराइटिस का एक टाइप बताया जा रहा है और ये सर्वाइकल होता है, इससे ऐसा कुछ जानने में सामने आ रहा है, तो थोड़ा सा इस पर ब्रीफ बताएगा। सबसे तो पहले मैं ये बोलूंगा कि मैं इस वर्ड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से सहमत नहीं हूँ। इस बीमारी का नाम है एक्सियल एसपीए, एक्सियल स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस। स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस यानी जैसे वर्ड से आप समझते हैं शब्द से कि स्पाइन को इफेक्ट करता है, स्पाइन का गठिया है और कम उम्र के लड़कों को इफेक्ट करता है, बट महिलाओं को भी इफेक्ट करता है। और ये बीमारी अगर कंट्रोल नहीं की जाए, वक्त पे इसका डायग्नोसिस, इलाज ना हो, डायग्नोसिस ना हो, और डायग्नोसिस और इलाज इसका रूमेटोलॉजिस्ट करते हैं, और अगर सही वक्त पे इलाज ना हो तो बाद
12% लोग सिर्फ आगे जाके एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बदलते हैं। तो एंकाइलोजिंग का जो मतलब है, एंकाइलोसिस का मतलब है पूरे स्पाइन का जुड़ जाना, फ्यूजन ऑफ द स्पाइन। तो जब स्पाइन पूरी तरह से जुड़ जाती है तब इसको हम एंकाइलोसिस कहते हैं। तो ये सिर्फ 12% लोगों में होती है, लेकिन दुख की बात यह है कि हर वो नवयुवक जिसमें बीमारी डायग्नोसिस होती है उसको बता दिया जाता है कि आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। फिर वो जाके इंटरनेट पे पढ़ते हैं और वो देख लेते हैं वो सबसे जो खतरनाक पिक्चर्स, और उनको लगता है कि मैं इस चीज़ में बदल जाऊंगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गलत है और इसका सही वक्त पे इलाज किया जाए, एक्सरसाइज, दवाइयों से, जो हम डिस्कस करेंगे आगे। इस बीमारी में हम रोक सकते हैं इसको। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हर व्यक्ति में हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये बेसिकली स्पाइन का गठिया है। ठीक है, स्पाइन का गठिया। ग्रोवर साहब, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो देखिए ये भी बहुत जानना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि दर्शक आपको सुन रहे हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से वो भी देख पाएंगे कि अगर कुछ शुरुआत हो रही तो पहले से सचेत हो जाएंगे। तो क्या कमर का दर्द जो है वो एएस की शुरुआती लक्षणों में से एक है, और एएस और कौन से शुरुआती लक्षण जो है इसके अलावा हो सकते हैं? जैसा कि डॉक्टर रथ ने अभी कहा कि ये एएस कहना एक अपनी बीमारी की तस्वीर को एक खास चीज तक लिमिट करना है। हाँ। जबकि ये एक बहुत सारी रोगों का एक कॉम्बिनेशन है। देखिए, पहली बात समझ लीजिए कि ये बीमारी कुछ हद तक जेनेटिक है। इस बीमारी के ज़्यादातर मरीजों में खास जीन होती है HLA-B27 जो इनके अंदर पाई जाती है, मगर हर व्यक्ति जो HLA-B27 पॉजिटिव हो उसमें रोग हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अमूमन हमारे देश में 9% आबादी HLA-B27 पॉजिटिव है और उनमें से केवल 0.5% को ये रोग होता है। 8.5% उनके घर के, उनके भाई बहन, माँ बाप जैसे लोग हैं जिनके अंदर ये जीन्स मौजूद है मगर उन्हें रोग नहीं हो रहा है। दूसरी बात, इस रोग के कई लक्षण हैं जिसमें कमर का दर्द एक है। इसके कमर के दर्द की पहचान ये है कि गर्दन से लेकर रीढ़ की हड्डी तक, खासतौर से कमर के निचले हिस्से में, यदि व्यक्ति को रात को सोते समय या सुबह उठते ही कमर दर्द की अनुभूति होती है और दिन बढ़ने के साथ वो कमर दर्द कम हो जाता है या दर्द की गोली खाते ही एकदम ठीक हो जाता है, तो ये इस बीमारी का सबसे पहला और सबसे आम लक्षण है। मगर ये बीमारी सिर्फ रीढ़ की हड्डी तक सीमित नहीं रहती। इनमें से कुछ लोगों को आंख की तकलीफ हो सकती है जिसे यूवेटिस कहते हैं। किसी व्यक्ति को अचानक से एक आंख में दर्द के साथ सूजन आ जाए, लाली आ जाए और उसे कम दिखने लगे, वो भी इस बीमारी का शुरुआती लक्षण हो सकता है। किसी किसी को इस बीमारी के कारण स्किन में सोराइसिस की समस्या हो सकती है। किसी किसी को बार बार कोलाइटिस यानी कि बार बार डायरिया या लूज मोशन हो सकते हैं। किसी किसी को जोड़ों में दर्द, जो बिल्कुल गठिया की पहली बीमारी जो हमने डिस्कस करी उसके जैसा हो सकता है, हालांकि वो कम जोड़ों में होता है उसके अपेक्षा। तो ये सारे लक्षणों में से कोई एक लक्षण एक शुरुआती लक्षण हो सकता है और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लक्षण हर व्यक्ति में हो। ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लक्षण एक ही साथ हों और ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लक्षणों की गंभीरता भी एक सी हो। इनमें से जो फिर डॉक्टर रथ ने बताया कि अगर 10 पेशेंट ऐसे हैं जिनको SPA नाम की बीमारी है जिसमें इनमें से कोई लक्षण है, तो इन 10 में से कोई एक ही आगे चल के एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बदलेगा, जिसमें धीरे धीरे उस व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी सिर से लेकर गर्दन तक जाम होनी शुरू हो जाती है और वो धीरे 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 ऐसे कुबड़े हो जाते हैं, जिसमें उनके गर्दन की मूवमेंट कम हो जाती है, उनके सीने का फुलाव कम हो जाता है, उनका शरीर धीरे धीरे झुक जाता है। तो ऐसे लोगों को देख के सोचना कि हर व्यक्ति जिसके अंदर वो जीन्स हैं या उसको कमर का दर्द है उसको डॉक्टर ने बताया, तो डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा कि वो टिप ऑफ आइसबर्ग है। जो आपको दिख रहा है, जो कुबड़ा व्यक्ति जा रहा है, उसकी जीन से जुड़े हुए बहुत से लोगों में ऐसे बहुत से लक्षण हो सकते हैं, मगर हर व्यक्ति की परिणति वो नहीं होगी। हाँ, और मॉडर्न ट्रीटमेंट से ये लोग भी उस स्थिति में जाने से बच सकते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट भी है इसका सर, जैसे कि हम लगातार इसको लेकर बात कर रहे हैं, तो ये भी थोड़ा जानना जरूरी है, कौन सी मेडिसिन जो है वो सर अवेलेबल है इसको लेकर? देखिए, जैसे डॉक्टर ग्रोवर ने कहा कि ये HLA-B27 जीन के साथ एसोसिएटेड होता है और ये जीन सब में नहीं होता, लेकिन जिनमें होता है उनमें बीमारी हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। काफ़ी चीज़ें मिलकर इसको पैदा करती हैं और ये डिपेंड करता है कि किस तरह की सिम्टम्स आ रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ स्पाइन में लक्षण है तो शुरुआती के तौर पे हम दवाई यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ये स्टीरॉयड्स नहीं होती हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ होती हैं जिनको अगर हम रेगुलर तौर पे लें तो इससे स्पाइन के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन जो है वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी दवाई, और मैं हमेशा ये कहता हूँ, कोई भी दवाई तब तक सेफ है जब तक हम उसे मॉनिटरिंग करते हैं। यानी अपने आप दवाई ली जाए तो पैरासीटामोल भी नुकसान करती है और अगर अंडर सुपरविजन ली जाए तो सबसे अच्छी दवाइयाँ अच्छी तरह काम करती हैं। अगर ये बीमारी स्पाइन के अलावा आंखों में आ जाती है या दूसरे अंगों में आ जाती है तो इसकी अलग अलग दवाइयाँ हैं
और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, इसकी आधुनिक दवाइयाँ भी हैं और ये आधुनिक दवाइयाँ उन व्यक्तियों में इस्तेमाल की जाती है जिनमें कन्वेंशनल दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, जिनमें बीमारी बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। और इस चीज़ का जो डिसीजन है कि किस में कौन सी दवाई दी जाए, ये रूमेटोलॉजिस्ट जो हैं करते हैं और देख परख के करते हैं इस चीज़ का। और उससे जो है पेशेंट्स, मेरे ख्याल से आज की डेट पे इतनी अच्छी ट्रीटमेंट है कि काफ़ी पेशेंट्स की लाइफ हम अर्ली स्टेज पे नियर नॉर्मल पे ला सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि अर्ली स्टेज बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी इस बीमारी का इलाज, डायग्नोसिस और इलाज होगा, उतनी ही जल्दी इंसान नियर नॉर्मल लाइफ पर रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास वो व्यक्ति तब आए, जैसे डॉक्टर गोवर ने कहा, जबकि उनकी पूरी स्पाइन मुड़ चुकी है, उस वक्त इलाज करना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, क्योंकि जो डैमेज हो गया वो हो गया। बिल्कुल, हम श्योर साहब, लगातार जो बातचीत हम कर रहे हैं वो कुछ अगर लोगों को इस तरीके के लक्षण महसूस हो रहे होंगे तो जरूर उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। यहाँ पर सही टाइम पर आप अलर्ट हो जाएं तो फिर आपके लिए दिक्कत नहीं है आर्थराइटिस को लेकर। और हम श्योर ये जो डिस्कशन हुआ है यहाँ पर, तमाम चीजें जो हमने जानने की कोशिश की है, वो आप लोगों के लिए डॉक्टर टॉक में काफी फायदेमंद होगी। आपको काफी चीजें जो है जिनके आंसर्स नहीं मिल रहे होंगे, उनके आंसर्स आपको जरूर यहाँ पर से मिले होंगे। और इसी के साथ डॉक्टर टॉक में फिलहाल इतना ही। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।